हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से क्लास 10 के लिए मिड टर्म का 2022-23 का सैम्पल पेपर साइंस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। तो उसके सेक्शन सी तक हम जो है डिस्कस कर चुके हैं और ये वीडियोज़ जो हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं सेक्शन सी तक की। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी और ये लास्ट सेक्शन है इस पेपर का। तो इसमें जो 34th क्वेश्चन है वो दिया गया है, उसका ए पार्ट है हमारे पास। व्हाई इज़ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी? न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रिशन हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स नीड्स। न्यूट्रिशन क्या करता है, जो ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बॉडी होती है उनको उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनको फुलफिल करने में मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू डिराइव एनर्जी, बिल्ड मसल्स, क्योर डेफिशिएंसी डिजीजेस, फुलफिल मिनरल नीड्स एंड प्रोवाइड फ्लूइड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स की या ह्यूमन बॉडी की हेल्प करते हैं जिससे वो एनर्जी को डिराइव कर सके, मसल्स बिल्ड हो सके, डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है वो क्योर हो सके, मिनरल की जो भी ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल हो सके और जो भी बॉडी के हमारे पार्ट्स होते हैं जिनको फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड कर सके। बी पार्ट क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का? व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा म्यूकस जो है वो सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर हमारे पास होगा म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन। जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होता है उसको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन के एक्शन से। If mucus is not released, it will lead to erosion of the inner lining of the stomach, leading to acidity and ulcers. अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो इससे जो है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है वो इरोड हो जाएगी और जिसकी वजह से जो हमारा जो स्टमक है वो उसमें एसिडिटी बन जाएगी या फिर अल्सर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सी पार्ट क्या है हमारे पास? व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ थ्री मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड? जो फूड के तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके डाइजेशन के बाद कौन कौन से एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं? हाउ एंड वेयर डू दीज न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी? और फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में कैसे और कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज। जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाइजेस्ट होने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मोनोसैकेराइड्स में, जैसे कि ग्लूकोज। फिर सेकंड जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे एमिनो एसिड्स में। थर्ड है फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैट होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी थ्रू द इंटेस्टिनल वाइली एपिथेलियल लेयर। और जो हमारे ये फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे ये डाइजेशन में एब्जॉर्ब जो हमारी बॉडी है ये एब्जॉर्ब डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब करेगी इनको, किसके थ्रू? जो इंटेस्टिनल वाइली एपिथेलियल लेयर होती है उसके थ्रू। The undigested food fecus enters the cecum of the large intestine through the ileocecal valve, which prevents fecal matter from flowing backward. और जो undigested food जिसको फीकस बोलते हैं वो जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम होता है उसमें एंटर करेगा, किसके थ्रू? आइलियोसीकल वॉल्व के थ्रू, जिसकी वजह से ये आइलियोसीकल वॉल्व क्या करती है कि जो फीकल मैटर है वो उसको पीछे की तरफ या वापस जो है फ्लो करने से बचाती है। अब जो इसका और वाला पार्ट है तो उसमें ए पार्ट क्या है? व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब करना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट सेपरेट्स एंड रिमूव्स वेस्ट एंड नॉन यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी से सेपरेट करता है और हटा देता है वेस्ट को और जो नॉन यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन। तो जो हमारी किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होती है। इट्स चीफ फंक्शन इज टू रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड soluble substances like sodium by filtering the blood, reabsorbing what is needed and excreting the rest as urine। तो इसका जो नेफ्रॉन होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है कॉन्सेंट्रेशन किसकी मेंटेन करके रखना या रेगुलेट करके रखना, पानी की और जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सोडियम की। कैसे रेगुलेट करता है ये इस कॉन्सेंट्रेशन को, ये ब्लड को फिल्टर करता है और रीअब्जॉर्ब कर लेता है जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, और जो बाकी का बच जाता है उसको एज यूरिन एक्सक्रीट कर देता है ये। अब बी पार्ट क्या है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक नीट लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये होती है एड्रीनल ग्लैंड, फिर ये होती है रीनल आर्टरी, फिर ये है रीनल वीन, फिर ये होती है किडनी, ये वाली होती है डॉर्सल ऑर्टा, ये होता है यूरेटर, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर और ये होता है यूरेथ्रा। और अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ ये होती है इंफीरियर वीना कावा, फिर ये होता है पेल्विस, ठीक है, और ये होता है मेड्यूला ये वाला, और ये जो होता है ये होता है कॉर्टेक्स। तो ये होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप इस तरीके से जो है इस इमेज को ध्यान से देखकर और इसकी लेबलिंग को याद करके और इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 35th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द सूटेबल डायग्राम। ये हमें डिस्क्राइब करना है सूटेबल डायग्राम के साथ। पहला है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, स्काई में रेनबो कैसे फॉर्म होता है और इसका साथ में प्रोसेस बताना और डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड है बी, प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है उसका प्रोसेस। और सी है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का रिकॉम्बिनेशन होता है प्रिज्म के थ्रू उसको भी एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम। तो देखो ए पार्ट में हमसे पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो प्रोसेस लिखना है, ठीक है। When sunlight splits due to water drops suspended in air causing the band of 7 colors is called rainbow। जब भी जो सनलाइट होती है वो स्प्लिट होती है वाटर ड्रॉप्स की वजह से जो कि हवा में सस्पेंडेड होते हैं, और इसकी वजह से 7 कलर का एक बैंड बनता है जिसको रेनबो बोला जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज टाइनी प्रिज्म इन द स्काई, जो पानी की बूंदें होती हैं वो स्काई में एक प्रिज्म के तौर पे काम करती हैं। The sunlight when enters these tiny droplets undergo internal reflection and also refract these rays which are dispersed causing a band of 7 colors called rainbow। तो अब क्या होता है, जो सनलाइट होती है जब वो इन ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में एंटर करती हैं तो उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर वो क्या करता है, इन रेज को रिफ्रैक्ट कर देता है जिससे वो डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से एक बैंड बन जाता है 7 कलर्स का जिसको रेनबो बोलते हैं। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। तो रेनबो जो है, अगर मान लीजिए ये सन है तो रेनबो हमेशा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होता है, ठीक है। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम हो जाएगा। ये मान लीजिए रेन ड्रॉप है, ठीक है, इसमें से वाइट लाइट आती है, सनलाइट आती है, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर वो रिफ्रेक्ट करके इस तरीके से जो है 7 कलर्स का एक बैंड फॉर्म कर देता है जिसको रेनबो बोला जाता है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब बी पार्ट में हमें बताना डिस्पर्जन ऑफ लाइट का प्रोसेस। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ विजिबल लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जब जो विजिबल लाइट है वो स्प्लिट होती है अपने कंपोनेंट कलर्स में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रे रिजल्टिंग इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ईच वेवलेंथ बाय अ डिफरेंट अमाउंट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता किस वजह से है, जो जब चेंज होता है किसमें, जो लाइट रे की स्पीड होती है। अब लाइट रे की जो स्पीड होगी उसमें चेंज होने की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म होता है, और हर वेवलेंथ जो है
वो फिर एक डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से जो है स्पीड जो होगी वो चेंज होगी, हर एक मतलब जो लाइट रे की होगी, मतलब स्पीड होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट अमाउंट से चेंज होती है। White light comprises of 7 visible colors Vibgyor, whereas black और dark signifies the absence of light rays। और जो ये white light होती है इसमें 7 visible colors होते हैं Vibgyor, जिनको बोलते हैं violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। जबकि जो black या dark light होती है इसका मतलब होता है कि वहां पर लाइट रेज की एब्सेंस है। इसको भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखो मान लीजिए ये वाइट लाइट बीम है, ये प्रिज्म के एक ग्लास प्रिज्म है, जब ये इसमें से के थ्रू पास होगा तो ये एक जो है बैंड बना देगा, एक वाइट लाइट स्पेक्ट्रम काइंड ऑफ बना देगा, जिसको विबग्योर में जनरली ये फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से डिस्पर्जन जो है इसमें होता है। और सी पार्ट में बताना है प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिकॉम्बिनेशन का स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के रिकॉम्बिनेशन का प्रिज्म के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट डिस्पर्सेस एंड व्हेन अनदर प्रिज्म इज केप्ट इन्वर्टेड द डिस्पर्स लाइट रिटर्न्स टू व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो डिस्पर्स होती है और फिर उसी के सामने एक और प्रिज्म रख दिया जाता है इन्वर्ट करके, तो फिर से वो जो डिस्पर्स लाइट है अब वो व्हाइट लाइट में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज रेफर टू एज लाइट स्पेक्ट्रम रिकॉम्बिनेशन। तो इसी को बोलते हैं लाइट स्पेक्ट्रम रिकॉम्बिनेशन। दिस इज कॉज्ड बाय द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट कलर्स पासिंग थ्रू द प्रिज्म। और ये क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, तो जब ये प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो वापस जो है उन जो डिफरेंट कलर्स थे वो वापस वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देंगे इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू। तो इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये वाइट लाइट थी, जब इसको प्रिज्म के थ्रू जो है पास किया गया तो ये डिस्पर्स हुई स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में। फिर वापस से जब इन्वर्टेड एक प्रिज्म इसके थ्रू रखा गया तो जो वो डिफरेंट कलर का स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ था वो वापस से इसमें से पास होएगा और वापस से क्या फॉर्म हो जाएगी, एक वाइट लाइट। तो ये डायग्राम आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 36 क्वेश्चन। उसका ए पार्ट क्या दिया गया है, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हमें मैग्निफिकेशन बताना है एक इमेज का, एक ऑब्जेक्ट की इमेज का, जो कि कहाँ प्लेस की गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस की गई है और कॉन्केव मिरर जो है उसके सामने की गई है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है मिरर के से, तो हमें उसका मैग्निफिकेशन बताना है उसकी इमेज का। ऑल्सो ड्रॉ इट्स इमेज फॉर्मेशन डायग्राम, और साथ साथ उसका जो इमेज फॉर्म होगी उसका हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो देखो इसका कैसे होगा सॉल्यूशन, हमारे पास हमें यू ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दी हुई है, कितने डिस्टेंस पे दी हुई है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है इसलिए -20 सेंटीमीटर हम लेंगे। फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, अगेन -15 ले लेंगे। वी हमें फाइंड आउट करनी है, हमें जो इमेज का मैग्निफिकेशन है वो हमें बताना है, इसलिए वी वो इमेज के मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये 1/f, यहाँ पे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना दिया गया, -15। तो अब 1/v को हम फाइंड आउट करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो 1/-15 -1/u। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -20 हम यहाँ पुट करते तो इधर जब ये माइनस में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/-15 + 1/20। 1/v को सॉल्व किया तो -4 + 3 / 60, क्योंकि एलसीएम लिया गया है। तो v कितना आ गया हमारे पास, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर है और ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी हमारे पास रखी हुई है, जो कि कितने डिस्टेंस पर दी गई है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दी गई है। और जो है ये फोकल परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पर ऑब्जेक्ट दी गई है और फोकस और सेंटर के बीच में है। ठीक है, तो जब ये इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, हमारे पास इन्वर्टेड इमेज जो है
वो फॉर्म हो जाएगी और इसका मैग्निफिकेशन जो है लार्ज होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा। अब बी पार्ट क्या दिया गया है, निशा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। निशा ने एक डेंटिस्ट को विजिट किया उनके क्लिनिक में। शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डेंटिस्ट है वो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें एक मिरर लगा हुआ था। स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर एंड द रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डेंटिस्ट। तो इस मिरर का नेचर बताना है और साथ साथ ये डेंटिस्ट उस इंस्ट्रूमेंट में इस मिरर को क्यों यूज करते हैं इसका रीजन भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेचर ऑफ दिस मिरर इज द कॉन्केव टाइप एंड द रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डेंटिस्ट इज टू ऑब्टेन एन इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द टीथ। तो ये जो मिरर यूज किया गया है इंस्ट्रूमेंट में ये कॉन्केव मिरर है और इसको यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो डेंटिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इससे उनको जो दांत जब वो टीथ को देखेंगे पेशेंट के, तो इससे उनको सीधी और थोड़ी बड़ी इमेज जो है टीथ की दिखाई देगी, तो इसलिए वो इस टाइप का मिरर कॉनकेव मिरर उस अपने इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। अब सी पार्ट पूछा गया, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशन में कौन से टाइप का मिरर यूज होता है। फर्स्ट है हेडलाइट्स ऑफ कार, जो कार की हेडलाइट होती है उनमें कौन से टाइप का मिरर यूज होता है। एंड सेकंड है रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, जो हमारे व्हीकल का रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन से टाइप का मिरर यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हेडलाइट ऑफ कार में अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार। हेडलाइट ऑफ कार में कॉनकेव मिरर जो है वो यूज होता है, ठीक है। और अभी हमने कॉनकेव मिरर का रीज़न भी देखा था क्योंकि इससे इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस होती हैं। और सेकंड है रियर व्यू मिरर जो व्हीकल्स का होता है, तो उसमें अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो रियर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल्स का उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो और वाला पार्ट है उसका ए पार्ट हमारे पास क्या है, अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर -20 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट यूज कर रहा है लेंस जिसकी फोकल लेंथ है एक की 40 सेंटीमीटर और दूसरे लेंस की है, दूसरी फोकल लेंथ है वो है -20 सेंटीमीटर का लेंस यूज कर रहा है। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो हमें हर एक लेंस का नेचर और पावर बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/f। हमें पता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स, जहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ होती है लेंस की, किस में, मीटर्स में। गिवन दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, अब फर्स्ट लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी गई है, f इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। बट हमें जो अगर ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हमें मीटर में चाहिए होगी, तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.4 मीटर। तो अब therefore the power of the lens given by P is equal to 1/f, यानी कि 1/0.4 मीटर। और जब इसको सॉल्व किया तो +2.5 डायोप्टर हमारे पास आ गई। तो फर्स्ट लेंस की हमारे पास पावर इतनी आ गई। अब एज द पावर ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव इट इज अ कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कैसी पावर आई है, प्लस में, यानी कि पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा जो लेंस दिया गया है, सिमिलरली गिवन दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब दूसरे लेंस की जो लेंथ है वो कितनी, फोकल लेंथ है वो कितनी दी गई है, -20 सेंटीमीटर। अगेन इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो -0.2 मीटर। अब पावर ऑफ लेंस का फिर से फॉर्मूला यूज किया तो P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/ माइनस कितना, 0.2 मीटर। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, -5 डायोप्टर। अब यहाँ पर सिंस द पावर ऑफ द लेंस इज नेगेटिव इट इज अ डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर जो पावर ऑफ लेंस है वो कैसी है, नेगेटिव है, तो इस वजह से ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग या फिर कॉनकेव लेंस। अब जो बी पार्ट दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। हमें ये 3 केसेस दिए गए हैं, इनमें हर एक में रे डायग्राम ड्रॉ करना है और ये शो करना है उस रे डायग्राम के थ्रू कि इमेज कहाँ और कैसी फॉर्म होगी। तो फर्स्ट जो है वो दिया गया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जब जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस होगी तब इमेज कैसी और कहाँ बनेगी। दूसरा,
एनीवेयर इन और कॉन्वेक्स लेंस के केस में। दूसरा है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के कहीं पे भी फ्रंट में रखी होगी ऑब्जेक्ट तो इमेज तब कहाँ बनेगी वो बताना है। और तीसरा है एट 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के जब 2f पर जो है प्लेस्ड होगी ऑब्जेक्ट तो उस वक्त इमेज कैसी और कहाँ बनेगी। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमें बोला गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो ये हमने इस तरीके से जो है ये ड्रॉ कर लिया अपना जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें। अब हमारे पास ये फोकस है और ये सेंटर है। अब इन दोनों के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो देखो इमेज हमारी फॉर्म होगी 2f के भी बियॉन्ड इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस तरीके से जा रही है जहाँ ये कभी भी नहीं मिलेगी इस तरफ। तो इस वजह से ये इस तरीके से यहाँ पर ही फॉर्म होगी और ये कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो ये 2f के बियॉन्ड जो है फॉर्म होगी हमारी इमेज जब जो है ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में प्लेस होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोला गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के फ्रंट में कहीं पर भी प्लेस्ड होगी तो हम कहीं पर भी प्लेस कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर f और 2f के बीच में प्लेस कर रखी है तो हमारी जो इमेज होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, वो होगी सेंटर और फोकस के बीच में कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये इरेक्ट ही इमेज होगी, ये फॉर्म जो होगी। तो ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट होकर जो है इमेज यहाँ पर फॉर्म कर रही है, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है वो पूछा गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। जब ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के 2f पर प्लेस्ड होगी तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये 2f है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमारी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड फॉर्म होगी और जो लेंस की दूसरी साइड होगी उसके 2f पर जो है 2f डैश पर जो है इस तरीके से वो फॉर्म होगी और वो इन्वर्टेड इमेज हमारे पास होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट थी तो इस तरीके से यहाँ ये 2f पर जाकर ये जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये 2f पर जाकर जो है मिलेंगे ये रेज। तो इसलिए ये इमेज जो है 2f डैश पर जाकर जो है फॉर्म हो जाएगी और इन्वर्टेड इमेज ये होगी। तो इसी के साथ जो है ये जो प्रैक्टिस पेपर था मिड टर्म का 2022-23 क्लास 10 साइंस के लिए डीओई दिल्ली की तरफ से मिड टर्म का, तो ये इसी के साथ पूरा होता है। तो आशा है कि आपको ये पूरा जो पेपर है वो समझ में आया होगा, इसके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और आप बाकी के जो भी पार्ट है वो भी मेरी वीडियो इस पे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।